हेलो स्टूडेंट, एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। इसमें हम इस क्वेश्चंस को ब्रीफ करते हैं आज। देखिए, इसमें टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम प्रीवियस वीडियो में भी समझ सकें, इवन आपके बुक में भी दिया है कि अगर सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए आप उसमें 273.15 या सीधा हम राउंड अप में 273 जोड़ देते हैं, तो सी में 273 जोड़ने से केल्विन बन जाता है। अब केल्विन को अगर सी में चेंज करना है तो केल्विन में से आप क्या करोगे, 273 माइनस कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा। अगर केल्विन में से आप 273 माइनस कर दोगे तो सी बन जाएगा, और सी में 273 प्लस कर देंगे तो वो केल्विन बन जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर तीसरा में 2 क्वेश्चन दिया है कि नैप्थलीन बॉल डिसअपियर क्यों हो जाता है विदाउट गिविंग एनी रेसिड्यू। और इसी का एक और क्वेश्चन है कि परफ्यूम के स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए सेवरल मीटर्स अबे ही रहते हैं तब हम उसको आइडेंटिफाई कर जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आप देखो, नैप्थलीन बॉल एक सबलाइम सब्सटेंस है, और जनरली कोई जो सबलाइम सब्सटेंस होता है वो हाईली वोलाटाइल होता है। हाईली वोलाटाइल का मतलब होता है कि इवन अगर आप उसको एटमॉस्फेयर में भी एक्सपोज कर देते हो तो वो एटमॉस्फेरिक हीट से भी वो डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर उसका कन्वर्सन डायरेक्टली सॉलिड से गैस में हो गया विदाउट एनी रेसिड्यू का, तो हम उसको क्या प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो नैप्थलीन बॉल जब वो एटमॉस्फेरिक हीट के कांटेक्ट में आता तो वो डायरेक्टली जो है वेफर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि नैप्थलीन बॉल हाईली वोलाटाइल है, एक सबलाइम है, और सबलाइम में जब कन्वर्सन होता है सॉलिड से गैस में तो उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचता है। यही कारण है कि नैप्थलीन बॉल कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। क्लियर। अब है कि स्मेल है परफ्यूम का, उसको हम सेवरल मीटर्स अबे से ही डिटेक्ट क्यों कर लेते हैं। अब देखो कि हम जानते हैं कि गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या ज्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है तो ब्राउनियन मोशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है वो मूविंग होता है, मूविंग एयर कहते हैं उसको, एक विंड के फॉर्म में चलता है। तो जब हम परफ्यूम को कहीं भी स्प्रे करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक तरह से एरोसोल के फॉर्म में होता है और वो गैस में मिक्स हो जाता है। और चूंकि वो कंटिन्यूसली मोशन में रहता है इसलिए हमारे पास तक वो पहुंच जाता है और हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए अगर आप सेवरल मीटर्स अबे भी रहते हो तो स्मेल जो परफ्यूम का है उसको आप डिटेक्ट कर लोगे। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वाटर, शुगर और ऑक्सीजन है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपको अरेंज करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड और गैस का जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होता है और गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है। और इंटरमोलिकुलर स्पेस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें ज्यादा होगा स्पेस उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो सबसे ज्यादा किस में होता है स्पेस, गैस में। और यहाँ गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया, एयर का, ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा। और शुगर जो है एक सॉलिड फॉर्म है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस कम है। और लिक्विड मॉडरेट हो गया, एवरेज हो गया दोनों का। क्लियर। अब 5वां क्वेश्चन है कि वाटर को अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर रखोगे तो वाटर का फिजिकल स्टेट क्या होगा। 25 डिग्री सेल्सियस जनरली रूम टेम्परेचर पर हुआ, और रूम टेम्परेचर पर वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आप रखोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस के फॉर्म में भी हो सकता है।
इवन वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको सॉलिड भी कह सकते हैं, लिक्विड भी कह सकते हैं, या बोथ भी कह सकते हो। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल करना स्टार्ट होगा, इसीलिए वो वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है, इवन गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है, इवन वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, या दोनों के फॉर्म में होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाटर को हम रूम टेम्परेचर पर लिक्विड क्यों कहते हैं। देखिए, वाटर एक क्या है, लिक्विड क्यों है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप रिकॉल करो कि लिक्विड का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस और क्या मॉडरेट होता है, मतलब सॉलिड से ज्यादा होता है बट गैस से क्या कम होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से कम होता है बट गैस से ज्यादा होता है। दूसरा है कि कोई भी लिक्विड होगा, इसका मतलब हुआ कि वो उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता। तो आप देखते हो कि वाटर को जिस बर्तन में रखते हैं, अगर बाल्टी में रख देते हैं तो बाल्टी की तरह बन जाता है, जग में रख देते हैं जग की तरह बन जाता है, इवन उसमें फ्लो करने का भी टेंडेंसी होता है। इसीलिए हम वाटर को रूम टेम्परेचर पर क्या लिक्विड कहेंगे। क्लियर। अब कुछ सॉलिड है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके रूम में कोई आयरन अलमीरा है, उसको आप सॉलिड क्यों कहोगे। तो सॉलिड में क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, साइज होता है। तो जो आयरन अलमीरा है उसका डिफिनिट शेप और साइज इसलिए होता है क्योंकि वो एक सॉलिड है, और जब सॉलिड है, डिफिनिट शेप है, साइज है, इसीलिए वो एक सॉलिड है। क्लियर। मतलब सॉलिड क्यों है, जब शेप साइज है, शेप साइज है तो क्या होगा, वो सॉलिड है, इसीलिए आयरन अलमीरा को हम क्या सॉलिड कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि आइस जो है 273 केल्विन पर है, तो वो इफेक्टिवली ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्यों देता है कंपेयर टू लिक्विड वाटर में। तो अगर वाटर रूम टेम्परेचर पर है और आइस 273 केल्विन पर है, तो केल्विन 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो आइस है, आइस के फॉर्म में है, तो अगर हम उसको मेल्ट करेंगे या पिघलाएंगे तो वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जितना वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो इक्वल होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर। जब एब्जॉर्ब हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर होता है तो उसमें नेट ओवरऑल लेस अमाउंट में हीट होता है, इसीलिए आइस में हीट एनर्जी कम होता है, इसीलिए वो क्या आपको कूलिंग इफेक्ट देता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपको कि आउट ऑफ स्टीम में और वेपर में ज्यादा जो है ना बॉइलिंग वाटर है और स्टीम है, उसमें ज्यादा सिवियर बर्निंग किस में होगा। तो बॉयल जब हम वाटर को करते हैं तो वो स्टीम बनता है, और अगर हम वाटर को बॉयल करेंगे तो फिर वो भी तो हीट देना उसको पड़ेगा हमको, और उस प्रोसेस में वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और वो जितना हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो इक्वल होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर। तो जब एब्जॉर्ब हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बराबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें हीट एनर्जी ज्यादा होता है। तो जब किसी भी सब्सटेंस में हीट एनर्जी ज्यादा होगा तो वो आपको उतना हीटिंग इफेक्ट देगा, इसीलिए स्टीम जो है वो ज्यादा सिवियर बर्निंग देता है। क्लियर। अभी एक और क्वेश्चन है 9, यहाँ पर बता रहा है इंटर कन्वर्सन बताना है। डायग्राम दिया हुआ है कि सॉलिड को हम लिक्विड में बना रहे हैं, लिक्विड को गैस में बना रहे हैं। आप देखो सॉलिड को लिक्विड में कर रहा है, वहां ए दिया है, फिर लिक्विड को गैस में कर रहा है, उसको बी दिया है, फिर गैस को लिक्विड में कर रहा है, उसको सी दिया है, फिर लिक्विड को सॉलिड में कर रहा है, डी दिया है, फिर सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कर रहा है, ए दिया है, फिर गैस को सॉलिड में कर रहा है, एफ दिया है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्सन क्या करते हैं हम उसको फ्यूजन। तो एक क्या हो गया, फ्यूजन का एग्जाम्पल हो गया। फिर आप लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बनेगा। तो लिक्विड को जब आप हीट कर रहे हो तो बॉइलिंग हो गया, तो बी एग्जाम्पल हो गया बॉइलिंग का। फिर गैस को कूलिंग करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, उस प्रोसेस को क्या करते हैं कंडेंसेशन। तो सी क्या हो गया कंडेंसेशन। फिर किसी लिक्विड को आप कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग। तो डी क्या हो गया फ्रीजिंग। क्लियर। अब सॉलिड को डायरेक्टली अगर हम गैस में बनाते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो ई क्या हो गया सब्लिमेशन। किसी गैस को कूलिंग करते हैं तो हम उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये एफ भी क्या सब्लिमेशन हो गया। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आप हीट प्रोसेस से जाते हो,
और राइट से जब लेफ्ट आते हो तो कूलिंग प्रोसेस से आते हो। क्लियर? इसी तरह से आप इसको देखोगे और ये बनाओगे तो सारे आपको इंटेक्स भी मैं पहले बता दिया हूं, फिर आप इसको देखोगे तो इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। थैंक यू।